जो इसके पटाखे हैं और इतनी जालिम किस्म की आवाज़ है। सर मुझे ये बताइएगा ये क्या चक्कर है, ज़रा स्टोरी सुनाएंगे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। आज मैं एक इंतहाई धमाकेदार गाड़ी का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये गाड़ी किसी सुपरा से कम नहीं है, दिखने में शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं सुपरा से कंपेयर करें तो, लेकिन ये गाड़ी चलने में, भागने में और इसकी आवाज़ में ये गाड़ी किसी सुपरा से कम नहीं है। अगर आपने इससे पिछली इसकी BTS की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने रेहान भाई ने ये बताया था कि ये गाड़ी जब एग्जॉस्ट इसकी फुल हम इसको रेव देते हैं और क्रैकलिंग आवाज़ आती है, पटाखे मारती है ये गाड़ी, तो इस गाड़ी के पटाखों से ज़मीन में इवन क्रैक्स आ गए थे। तो इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रेहान भाई खड़े हैं, इस गाड़ी के ऑनर, और रेहान भाई से हम पूछते हैं। रेहान भाई मुझे ये बताइएगा ये गाड़ी कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है ये, ज़रा तफसील में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये टोयोटा क्रेसिडा है 1991 मॉडल और इसको MX-83 कहते हैं। ये आपने गाड़ी कितने की परचेज़ की? सर ये मैंने 2 साल पहले 9 लाख रुपए की परचेज़ की थी, बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉक थी तब ये गाड़ी का रिव्यू हम गाड़ी के एक्सटीरियर लुक से स्टार्ट करेंगे। गाड़ी की एक्सटीरियर में मुझे काफ़ी हद तक गाड़ी स्टॉक दिख रही है। मेरा ख्याल है इसके रिम स्टॉक नहीं है, बाकी स्टॉक है। रेहान भाई मुझे ये बताइएगा गाड़ी में एक्सटीरियर में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं? तो एक्सटीरियर में मैंने इसमें बाहर से कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको रिम्स डाले हैं और पीछे इसके एग्जॉस्ट लगाए जिससे इसको थोड़ी सी स्पोर्टी लुक आती है। बाकी गाड़ी बाहर से कम्प्लीटली स्टॉक है। आपने सिर्फ एक्सटीरियर पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना इसके भागने दौड़ने पे दिया। मेरा इरादा ये था कि इसको एक स्लीपर लुक दूं और बाहर से बिल्कुल स्टॉक लगे, किसी को पता ना लगे कि गाड़ी क्या अंदर क्या चीज़ है। लेकिन एग्जॉस्ट के बाद नहीं पता चल जाता कि इसके अंदर कोई बला चीज़ रखी है। अब एग्जॉस्ट से पता लग गया था, पहले कोई और सीन था, अब कोई और सीन है। ट्यूनिंग आपने पहले एग्जॉस्ट नहीं लगाया था? पहले एग्जॉस्ट लगा था लेकिन पहले ये पटाखों वाले ट्यूनिंग नहीं थी। ये जब हम इसके इंजन की बात करेंगे तब रेहान भाई से इसके सारा प्रोसीजर पूछेंगे कि ये किस तरह से ट्यून किया आपने, किस तरह से इतने पटाखे मारती है गाड़ी। सर एक्सटीरियर में तो हम देख सकते हैं इसमें आपने कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं की। इसके इंटीरियर में मुझे बताइएगा, मैंने थोड़ी देर पहले इसका इंटीरियर देखा है, थोड़ा सा मिलता जुलता मुझे A92 की तरह लगा है मुझे इसका इंटीरियर। थोड़ा सा बताएंगे इंटीरियर के बारे में? इंटीरियर भी इसका कम्प्लीटली स्टॉक है, वैसे काफ़ी खूबसूरत आता है जेन्युइनली। इसका मैरून इंटीरियर होता है और ये A92 और A101 के साथ मतलब मिलता जुलता है क्योंकि ये गाड़ियाँ एक ही एरा की हैं। तो इसका बाकी इंटीरियर बिल्कुल स्टॉक है, हमने कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की। मेनली इस गाड़ी का जो रिव्यू करने की मेरी मेन वजह थी वो ये थी इसका इंजन और इसकी सारी इंजन की मॉडिफिकेशन। तो रेहान भाई मुझे ये बताइएगा इस गाड़ी में स्टॉक इंजन कौन सा आता है? स्टॉक इंजन इसमें आता है 22R 2400 cc कार्बोरेटर इंजन होता है, काफ़ी पुराने ज़माने का इंजन है, तो काफ़ी स्लो होता है, बहुत ही गंदी किस्म की एवरेज होती है, तो वो तो आप वैसे ही डेली भी नहीं चला सकते उस इंजन को। रेहान भाई मुझे ये बताइएगा ये जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया एक्सटीरियर में खास मॉडिफिकेशन नहीं की, तो आपका इस मॉडल को इस तरह से तैयार करवाने के पीछे क्या राज है या क्या आपने सोच के इस गाड़ी को तैयार करवाया? सर असल में मुझे शुरू से ही परफॉर्मेंस का शौक था, बाहर से मुझे इतना कोई शौक नहीं गाड़ी तैयार करने का। मैं असल में इस गाड़ी को स्लीपर लुक देना चाहता था। सबसे पहले मेरे पास एक वो भी क्रेसिडा या टोयोटा क्रेसिडा, उसको मैंने बाहर से तैयार किया हुआ अच्छा सा, लेकिन इसको मैं चाहता था कि एक स्लीपर कार होनी चाहिए, इसका इंजन हैवी और बाहर से स्टॉक लगती हो बिल्कुल गाड़ी। मतलब आपको लोगों को अचानक से वो सरप्राइज़ करने का शौक है? मुझे ये बस ऐसे ही होंगे, आपको पता है एग्जॉस्ट देख के लोगों को होता है कि यार हम रेस लगाएं। ये रिम जो है, ये रिम अब आप गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज यूज़ करते हैं, तो परफॉर्मेंस के लिए रिम्स लेने में क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? परफॉर्मेंस के लिए एक तो पहली चीज़ रिम लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है, और रिम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस में आपका व्हील काफ़ी, अगर आप जितनी भी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिहाज से व्हील होता है। चले रिम तो आपने बड़े सोच समझ के डाल दिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस कार है, तो आपने टायर इसके अंदर कौन सा डाला है? क्योंकि अगर परफॉर्मेंस में हमें देखा जाए तो ट्रैक्शन भी होती है, बहुत सारे मसले होते हैं, तो उसमें आपने टायर के ऊपर क्या ध्यान दिया? सर इसमें पीछे जो है 245/40 प्रोफाइल डली है, आगे जो है वो 225/40 डली है और आगे इसके एडवान के टायर डले हुए हैं, पीछे इसके कॉन्टिनेंटल GT के टायर डले हैं। सर मुझे ये बताइएगा किसी ने अगर परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी तैयार करनी है तो उसको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? परफॉर्मेंस में पहली तो आप सबसे जो मेन है वो ब्रेक्स, उसके बाद गाड़ी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और गाड़ी की बॉडी इस काबिल हो गई उसमें इतनी आप परफॉर्मेंस कर सकें उसमें। तो स्टेबिलिटी में किन किन चीज़ों का हाथ मेजरली होता है ये बताएं ज़रा। स्टेबिलिटी में इसमें कॉइल ओवर्स आ जाते हैं और डिफरेंशियल आ जाता है, इसकी ट्यूब आ जाती है पीछे, रियर व्हील में होती है ट्यूब और डिफरेंशियल, और इसमें फिर स्टैगर्ड व्हील्स आ जाते हैं। स्टैगर्ड व्हील्स होना लाजमी है स्टेबल के लिए, और टायर आपके टायर बैलेंस होने चाहिए,
अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट होनी चाहिए। जो इस गाड़ी का मतलब इन गाड़ियों में जो जेन्युइन आता है सस्पेंशन, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वो इस परफॉर्मेंस के लिए वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने फिर इसके लिए अगले पिछले कॉयल ओवर दुबई से मंगाए थे, क्योंकि यहाँ पे इस गाड़ी का सामान मिलता नहीं। तो सॉफ्ट सस्पेंशन में बिल्कुल स्टेबल नहीं होती गाड़ी, इसके लिए कॉयल ओवर मस्ट होते हैं परफॉर्मेंस के लिए। गाड़ी स्टेबल रहती है आपकी, गाड़ी को जिस तरह हमारी ज़ुबान में कहते हैं डोलती है गाड़ी स्पीड में। इसमें अगर आप कॉयल ओवर इसमें हार्ड सॉफ्ट का ऑप्शन भी होता है कॉयल ओवर में। मैंने इसको मीडियम पे चला रहा हूँ, इसके 31 वो हैं 31 क्लिक्स हैं। इसमें मैंने इसको 15 पे रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी हार्ड भी मैं डेली चलाता हूँ गाड़ी, काफ़ी हार्ड भी नहीं करना चाहता, सॉफ्ट पे रखा हुआ है। एग्जॉस्ट इस गाड़ी में हमने कौन सा लगाया हुआ है? बहुत जालिम किस्म का एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट में सर Evo 8 का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, वो भी इस गाड़ी का टोटल सामान दुबई से आया हुआ है, आधा मलेशिया से आधा दुबई से। तो उसमें मैंने एग्जॉस्ट मंगाया था Evo 8 का, ओरिजिनल ब्रांड न्यू आया था Evo 8 का। इसमें 3 कैट्स होती हैं जेन्युइन, वो हमने कैट्स इसकी उतार के पीछे एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। उसकी काफ़ी आवाज़ है, V8 के हिसाब से काफ़ी आवाज़ है। जनरली गाड़ियों में एक कैट आता है, मतलब जो आम गाड़ियाँ होती हैं, तो इसमें 3 कैट कैसे होती है? ये Evo 8 का एग्जॉस्ट है, वो काफ़ी साइलेंट होती है गाड़ी। जब उसका जेन्युइन इंजन आता है, जब स्टॉक गाड़ी होती है तो काफ़ी साइलेंट होती है। उसमें 3 कैट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसमें 3 कैट होते हैं, वो हमने उतार के सारे, तो इसको सिंपल एग्जॉस्ट लगाया है। स्ट्रेट पाइप है और 3 इंच की पाइपिंग है और पीछे एग्जॉस्ट है बस। हेडर्स इसके अभी तो स्टॉक हैं, लेकिन मेरा प्लान है कि हेडर्स भी करवाने हैं। हेडर्स भी करवाने, मतलब हेडर्स के बगैर इतनी जालिम किस्म की इस गाड़ी की आवाज़ है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। मैं जब सुनी है एक दफ़ा, जब मैं वीडियो बना रहा था, मैं खुद एक दफ़ा हिल के रह गया था। बाकी ये गाड़ी 1991 मॉडल है, रेहान भाई ने जिस तरह बताया, तो इस गाड़ी का जो पार्ट है वो अवेलेबल है नहीं अवेलेबल? अगर किसी ने ये गाड़ी खरीदनी है तो मुझे उसके बारे में बताएं कि पार्ट इसके अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन आपको काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है। पेशावर से मिलते हैं, पिंडी से मिलते हैं, लाहौर में बहुत कम पार्ट है। काफ़ी लोगों को बम्परों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके बम्पर नहीं मिलते यहाँ से। सर इसकी एक लाइट्स मिल जाती हैं, अगली पिछली लाइट्स मिल जाती हैं, और इसके अगले फेंडर मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका यहाँ पे कोई सामान नहीं, आपको बाहर से मंगाना पड़ता है। अब इसके इंजन पे आए थे रेहान भाई इसका इंजन पे खोल दें ज़रा, इंजन भी लोगों को दिखाएं। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन पे। इसका इंजन जो है, इसका ओरिजिनल इंजन नहीं है, इसका स्वैप्ड इंजन है। कौन सा इंजन है ये, क्यों स्वैप करवाया है, सारी कहानी रेहान भाई से पूछते हैं। रेहान भाई मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर स्टॉक कौन सा इंजन आता है और आपने कौन सा इंजन डाला हुआ है? स्टॉक इसमें 22R आता है, 2400 सीसी, वो काफ़ी अंडर पावर होता है इस गाड़ी के लिए। इसमें फिर हमने लेक्सस LS 430 का GS 430 LS 430 उसका 3UZ FE इंजन स्वैप किया हुआ है। 4.3 लीटर ये इंजन होता है, 310 हॉर्स पावर और 441 टॉर्क होती है। काफ़ी पावरफुल इंजन है, क्विक रिस्पॉन्स इंजन है। 2400 सीसी के बाद आप डायरेक्ट 4300 सीसी पे गए हैं, तो आपको फ़र्क महसूस हुआ है? फ़र्क तो काफ़ी महसूस होता है। ये गाड़ी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है इसके अंदर, लेकिन बस शौक था स्लीपर लुक देने का और गाड़ी तेज़ भी हो। ये जो डिफरेंट चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इनकी प्राइसेस के बारे में, प्राइसेस सेगमेंट में बात कर लेंगे। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू हम देना चाह रहे हैं। जो इसका ओरिजिनल इंजन है उसकी टॉप स्पीड आप अंदाज़न बता दें। इसका जो ओरिजिनल इंजन होता है, जब मैंने तो तब भी चेक की थी, जब मैं ये मर्दान से लाया था गाड़ी में लाहौर, मोटरवे पे चेक की थी, 140 से ऊपर नहीं जाता है इसका जो स्टॉक इंजन होता है। और ये जो है, इसको अब लेके जाने वाला हो वो 300 भी लेके जा सकता है, लेकिन मैं जो हूँ इसको वो 280 तक ले गया डाइनो पे। मोटरवे पे इतनी आपको नहीं मिलती जगह कि आप इतना इस पर मीटर मार सकें। डाइनो पे इसको 280 तक ले गए हैं, आगे 300 भी जाती है। रेहान भाई मुझे ये बताइएगा कि इंजन के अलावा आपने इसके इंजन बे में कोई मॉडिफिकेशंस की है? कि मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कोई नहीं की है। इंजन इसमें बोल्ट ऑन आया था, गियर की मैं क्योंकि मैंने कपल मिला था मुझे, गियर और इंजन सारा कुछ, तो इसमें बोल्ट ऑन, इसके गियर के माउंट्स, इंजन के माउंट, सारा कुछ बोल्ट ऑन आया। इसमें हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये जो आपने इंजन इंस्टॉल किया हुआ है, ये मैनुअल है या ऑटोमेटिक है? ये ऑटोमेटिक है, 6 स्पीड ट्रिप्ट्रॉनिक इंजन होता है। इसकी वजह से हमें इसका गियर लीवर भी प्लेट बना के इसका लेक्सस का गियर लीवर लगाया हुआ है। बस वो एक मसला है जो इंटीरियर की लुक ख़राब करता है। आपने गाड़ी परफॉर्मेंस के लिए तैयार की हुई है, तो लोग अक्सर मैनुअल को प्रेफर करते हैं परफॉर्मेंस में, तो आपने ऑटोमेटिक क्यों इसका रखा हुआ है? सर असल में 1UZ, इसमें ये 3UZ है, इसमें जो 1UZ आता है उसमें आप मैनुअल गियर W58 R154 आराम से लगा सकते हैं। इसकी आपको होजिंग की कपलिंग बनानी पड़ती है, वो काफ़ी मुश्किल काम है और काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। और इस इंजन का मेरी नज़र में ऑटो में ही मज़ा है, क्योंकि मैनुअल में ये बार बार आपको तंग करेगी, गियर तोड़ेगी, क्लच प्लेटें उड़ेंगी, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा फिर गाड़ी का। इसमें 6 स्पीड भी आता है, 5 स्पीड आता है। 6 स्पीड जो है वो मैंने इसमें स्वैप किया हुआ है, इसका काफ़ी ऑटो के साथ ही काफ़ी मज़ा है इसका। तो आप कभी सोचा नहीं कि मैनुअल में अगर होता तो ये ज़्यादा तेज़ भागता? मैनुअल में ज़ाहिरी बात है, अगर आप ऑटो गाड़ी को मैनुअल करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ भागेगी, लेकिन जितने मसले इस इंजन में मैनुअल गियर के साथ आते हैं
उस आप सोच के ही आप कहते हैं नहीं यार कोई फ़ायदा ही नहीं उसका। अच्छा, इसीलिए आपने प्रेफर किया कि इसके अंदर ऑटोमेटिक डाल हाँ दें। जी, ये जेनवन इसका गेयर है 3Z का, वही इसके साथ लगा। सही, तो इसके जो ऑटोमेटिक गियर है उसमें मैनुअल की भी ऑप्शन है, अक्सर गाड़ियों में होता है। ये ट्रिप्टॉनिक गियर है, इसमें मैनुअल भी आप इसको चला सकते हैं। ऐसा वो वाला मैनुअल तो नहीं होता, लेकिन एक आप फील आती है मैनुअल की, आप अपनी मर्जी से यार गियर शिफ्ट कर सकते हैं इसका। ये जो आप टर्म ट्रिप्टॉनिक यूज़ कर रहे हैं, ज़रा एलैबोरेट करेंगे इसका क्या मतलब है? ट्रिप्टॉनिक का ये मतलब होता है आप डी से इसको राइट पे करें तो ये ट्रिप्टॉनिक भी आती है, मैनुअल हो जाती है गाड़ी। इसके बाद आप हर गियर अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट कर सकते हैं, आप पूरा लॉक मार दें गियर का, पूरा अपनी मर्ज़ी से खींच सकते हैं। जिस तरह ग्रैंडी और कॉर्ड में, इस तरह की गाड़ियों में आता है। ग्रैंडी और अकॉर्ड, मार्क एक्स वगैरह में। आपने इसके इंजन के बारे में बताया, मुझे ये बताइएगा इंजन आपने स्वैप किया है, आपको कोई मसला नहीं दरपेश आया? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं आया, बस थोड़ी सी मेहनत होती है क्योंकि आप एक 2400 सीसी 4.3 पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत मसला होता है, लेकिन वो इतना कोई खास मसला नहीं होता, आप उसको कवर कर देते हैं। अच्छा, मुझे मिला के मेरी अपनी पर्सनली ये सोच है कि मैं डरता हूँ भाई इस चीज़ से। ऑनेस्टली मैं तो ये बताऊँगा क्योंकि मेरी गाड़ी में इस वक्त 4AFE ओरिजिनल इंजन है भाई, 1600 सीसी। मैं खुश हूँ इस इंजन से। मुझे थोड़ा सा सोच के डर लगता है यार इसके अंदर मैं इंजन रखूँगा, 3S रखूँगा या फिर 2CC रखूँगा, मुझे क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा, ये आपने नहीं सोचा इसके इंजन स्वैप करने से पहले कि आपको क्या क्या मसले फेस करने पड़ सकते हैं? सोचा तो हमने भी था, लेकिन अब शुरू से परफॉर्मेंस का शौक था, कभी हम स्टैंड्स में आए नहीं, तो शुरू से परफॉर्मेंस था। पहले भी मैंने 1JZ GT ट्विन टर्बो स्वैप किया हुआ है, इस 10 साल पिछला मॉडल है इसे क्रेसिडा का, उसमें तो शुरू से हमें परफॉर्मेंस का शौक था, इसमें हमें कोई मसला नहीं आया। आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, आप बता रहे हैं आपने पहले भी ट्विन टर्बो 1JZ रखा हुआ है। जो आप इंजन स्वैप करते हैं इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे से पहले मेरे फादर से वो करते थे, वो भी हमारे साथ ही करते हैं, मतलब हमें कोई मसला आता है तो वो इस गाड़ी में भी उन्होंने हमारी हेल्प की है सारी। पहले से हम करते आ रहे हैं परफॉर्मेंस में ही, तो ऐसा जो हमें कोई मसला नहीं आया। उसके अलावा सर इसके अंदर आपने कॉइलोवर्स इंस्टॉल किए हैं, आप बता रहे थे, कौन से कॉइलोवर्स इंस्टॉल किए हैं? TRD के 3-वे कॉइलोवर्स, वो जापान से मंगाए थे हमने, वो इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। इस रिव्यू का मोस्ट वेटेड सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ रेहान भाई से। रेहान भी मुझे ये बताइएगा, ये जो इसके पटाखे हैं और इतनी जालिम किस्म की आवाज़ है, सर मुझे ये बताइएगा ये क्या चक्कर है, ज़रा स्टोरी सुनाएंगे लोगों को? सर ये दुबई की एक टीम है NRT परफॉर्मेंस, वो हमारे काफ़ी अच्छे मतलब रिलेटिव्स भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उन्होंने इस गाड़ी को स्पॉन्सर किया हुआ है और उन्होंने दुबई से अपनी टीम भेजी पाकिस्तान, इस गाड़ी को ट्यून किया उन्होंने यूनिचिप पे। इसकी हमने हॉर्स पावर ज़्यादा किया है, इसकी टॉर्क ज़्यादा किया और इसकी बैकफायर हमने वो एक्यूप की हैं। जो आपने ट्यून लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, ट्यून से पहले क्या चक्कर था इंजन का? क्योंकि काफ़ी ऑडियंस को इन चीज़ों का नहीं पता कि ट्यूनिंग क्या होती है। इवन मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता इस ट्यूनिंग के बारे में। तो मुझे ये बताइएगा कि ये स्टॉक इंजन ट्यून करवाना ये क्या सीन है? स्टॉक इंजन साहब वैसे तो इसमें काफ़ी पावर होती है, लेकिन हमें थोड़ी साल से चला रहे थे गाड़ी, थोड़ी कम होने लगी पावर हमारी नज़र में। हमने सोचा इसको ट्यून कराते हैं, तो ट्यून में इसकी जो इंजन की पावर होती है, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है वो अच्छा होता है। इसकी HP जब ज़्यादा होती है तो HP का मतलब होता है आप गाड़ी ऊपर भगाएंगे तो तेज़ होगी। टॉर्क का मतलब होता है जो आपकी पैरों से गाड़ी तेज़ होती है। टॉर्क भी हमने इसकी 40 टॉर्क ज़्यादा किया और 40 इसकी HP ज़्यादा किया। एग्जॉस्ट के पटाखों की बात करते हैं, ये जो गाड़ी पटाखे मारती है सर, ये इसमें ट्यूनिंग का क्या रद्द अमल है, ये बताइएगा। ट्यूनिंग इसमें उन्होंने किया है, यूनिचिप लगती है आपके ओरिजिनल ECU के साथ, वो आपके पूरी गाड़ी के प्रोग्राम को बग कर लेती है, चीट कर लेती है आपकी ओरिजिनल ECU को। उसके बाद वो जो टीम है वो दुबई से इस चिप को कंट्रोल करते हैं, वो इसके इंजेक्टर प्लग वगैरह उनकी सारी ट्यूनिंग करते हैं, उसकी वजह से ये बैकफायर मारती है। और V8 के हिसाब से उन्होंने जो इसको किया ट्यून, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और इसके काफ़ी कमाल के बैकफायर हैं, अभी आप देखेंगे। बैकफायर की बात हो रही है, मुझे ये बताओ कि मेरे जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी भी बैकफायर मारे स्टॉक इंजन पे। तो अगर मैं ये करना चाहूँ तो मुझे क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? क्या ये पॉसिबल है, पहले तो ये बताएँ। पॉसिबल अभी ये जो ट्यूनर्स हैं वो ही ज़्यादा उनको अच्छा पता है, वो यही सजेस्ट करते हैं कि 1500 सीसी से ऊपर आपका इंजन होना चाहिए, क्योंकि इंजन में इतनी सख्त नहीं होगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी, वो जो उसको चीट करता है सारा कुछ। सही है, मतलब 1500 सीसी से अबव जितने भी इंजन हैं उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, इस तरह के पंगे ले सकते हैं। वो इस इंजन पे भी हमें 10-12 दफ़ा वार्न करके गए थे कि आपने मुसलसल इस पर बैकफायर नहीं चलाने, थोड़ा सा 15 मिनट का रेस्ट दे के, इस तरह इंजन वीक होता है अगर आप बेवजह ही बैकफायर मारी जाए। सर मेरा ख्याल है अब गाड़ी की प्राइसेस के बारे में आ जाए। आपने 2 साल में कितने पैसे इस गाड़ी के ऊपर लगा दिए हैं? 2 साल में ओबियसली आप इस तरह की चीज़ पे पैसे गिनते तो नहीं, लेकिन मुझे ये तकरीबन 20 से ऊपर की कॉस्ट कर गई है, इस टाइम जो खड़ी है 20 से ऊपर कॉस्ट की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रिम टायर पे। रिम टायर इसके कितने के आए थे? रिम टायर सर इसके मैंने ₹1,00,000 के रिम लिए थे, ऊपर ड्यूटी वगैरह पड़ी तो वो मुझे तकरीबन 1.5 लाख के खाली रिम कॉस्ट कर गए थे। टायर मैंने यहाँ से लिए थे
15,000 का मुझे एक टायर मिला था और 60,000 के इसके चारों टायर आए थे। एग्जॉस्ट के बारे में बताओ, एग्जॉस्ट कितने का आपने खरीदा था? सर एग्जॉस्ट ये हमें 30,000 का मिला था बाहर से, ठीक है। और ये उसके बाद इसको सारा सामान मेरा इकट्ठा ही आया था, तो उसमें हमें ड्यूटी का इतना कोई गिना नहीं, उसकी ड्यूटी कितनी पड़ी। कॉइल ओवर्स का बता दो, कॉइल ओवर्स कितने के मिले थे? कॉइल ओवर इसके मुझे 40,000 के मिले थे चारों, और वो भी सारे सामान के बीच में ही आए थे। अब हम मेन चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि है इसका इंजन। इंजन आपको कितने का पड़ा और सारा सामान चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताओ कितने की प्राइसेस मिली? तो ये इंजन जो है मैंने तो काफ़ी अच्छे टाइम पे ले लिया था, 2 साल पहले। तो मुझे तब हाल ही इंजन मिला था 235 का। उसके बाद इसमें छोटी छोटी चीज़ें, इसका एयर क्लीनर हो गया, इसका एयर फ्लो सेंसर, इसका गियर लीवर गेटवे, वो मिला आप लोगों के सारा मुझे 80,000 की वो चीज़ें कॉस्ट की थी। तो अब अगर आप ये मार्केट में इंजन लेने जाओ तो आपको 4.5 का इंजन मिलता है, लेकिन वो कंप्लीट होता है इंजन। उसके अलावा अब मेन चीज़ आ जाती है इसकी ट्यूनिंग। आपने ट्यूनिंग पे कितने पैसे खर्चे हैं इस गाड़ी के ऊपर? सर ट्यूनिंग पे मेरा इस पर 1.5 लाख रुपये लगा था। अगर मैं हाल ही बैकफायर पे जाता तो मेरा 70,000 लगना था, लेकिन मैंने इसमें मुझे तेज़ का भी शौक था कि गाड़ी तेज़ भी होनी चाहिए, तो मेरा 1.5 लाख रुपये ट्यूनिंग पे लगा है। सर आपने इंजन तो इतना परफॉर्मेंस वाइज अपग्रेड कर ली है, आपने ब्रेक में क्या अपग्रेड किया है? ब्रेक सर मुझे बिलालगंज से इसकी काबली मार्केट्स के इसके तवे, इसके कैलिपर और सारा कुछ मिल गया था। तो क्योंकि जो इस गाड़ी में स्टॉक कैलिपर्स वगैरह आते हैं वो इस पावर के लिए नहीं बने होते, वो काफ़ी कम पावर होती है इसके जेन्युइन इंजन की। तो हमने मार्केट्स के इसके परचेज़ किए थे, वो इसमें लगाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है इसकी। मतलब वही बात आ जाती है जैसे रेहान भाई ने कहा है कि यार सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अगर आप गाड़ी को परफॉर्मेंस वाइज अपग्रेड करना चाह रहे हैं, आप पहले सेफ्टी पे जाएं, ये बहुत ज़रूरी है यार। मैं अपनी इस वीडियो के तसलसल से ये बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी को परफॉर्मेंस वाइज अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो पहले सेफ्टी पे ध्यान दें, फिर आप उसकी स्पीड पे ध्यान दें। अच्छा रेहान भाई मुझे ये बताइएगा, आपने गाड़ी इतनी अपग्रेड की हुई है परफॉर्मेंस वाइज और इतना माशाल्लाह बड़ा इंजन आपने इसके अंदर डाला हुआ है, मुझे ये बताइएगा जो मोस्टली लोग मेरा ख्याल है ये सवाल पूछना भी चाह रहे होंगे आपसे कि इतना आपने गाड़ी को अपग्रेड की है ब्रेकिंग में, स्पीड में, तो इस गाड़ी ने कभी आपको तंग नहीं किया या इसने कहा है कि बस भैया मैंने नहीं चलना है? गाड़ी में इंजन के लिहाज से इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। और इसका एक पीछे रियर व्हील का काफ़ी मसला आता है जब आप परफॉर्मेंस में करते हैं। इसमें इसके पीछे ट्यूब होती है, उसमें डिफरेंशियल होता है, वो इस हमने इस गाड़ी का जेन्युइन रखा हुआ है। उसके अंदर इसका कड़ा और पिनियन होता है, उसकी गरारियाँ होती हैं, वो हमने LSD डाली हुई हैं। उसकी वजह से इसके दोनों साइड के व्हील्स एग्जैक्टली घूमते हैं एक ही टाइम पर। उसके अलावा कोई गाड़ी ने तंग किया हो आपको इतने अपग्रेड के बाद? उसके अलावा गाड़ी तंग करती है ये तो नहीं करती, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि आपकी जो अगर आप इंजन डालते हैं उसकी वायरिंग पे मेन फोकस करें। वायरिंग अगर नहीं सही होगी तो गाड़ी आपको रोज़ रोज़ तंग करेगी। इसकी वायरिंग मैंने बिलालगंज में लड़का है दुबई से सीख के आया, शानी नाम है उसका, अगर किसी ने करानी हो तो उसको कांटेक्ट भी कर सकता है। और उसने इस गाड़ी की वायरिंग की थी डायग्राम से देख के, तो इसकी काफ़ी क्लियर वायरिंग है, इसकी कोई भी ना इसकी टक्ड वायरिंग है, इसमें आपको वैसे कोई वायर नज़र नहीं आएगी इंजन के अंदर। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी सारी चीज़ों में बात कर ली है, हो सकता है किसी चीज़ के बारे में हम भूल गए हों। रेहान भाई का मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, आप इनको इंस्टाग्राम पर रब्ता करें और अपनी क्वेरीज इनसे पूछ सकते हैं आप, रेहान भाई आपको जवाब दे देंगे। उसके अलावा मेरा ख्याल है हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। रैप अप करते हैं इस रिव्यू को। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो मुझे लाजमी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक बात तो भूल ही गए, गाड़ी एवरेज क्या दे रही है यार? ये जब मैंने इंजन लिया था तब ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू था, 60,000 माइल चला हुआ था इसकी जेन्युइन, जिसमें जेन्युइन आता है। तो ये मैं डेली चलाता हूँ, मुझे इधर शहर में ये दे देती है 7-8 विदेशी, और लॉन्ग पे मुझे 10-11 देती हैं, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते क्योंकि V8 है। लोगों के जहन में यही सवाल होता है V8 है, 8 सिलेंडर है, तो एवरेज नहीं सही, बहुत कम एवरेज देगी। लेकिन जितना बड़ा इंजन होता है उतनी अगर आप उसको आराम से चलाओ तो वो उतनी अच्छी एवरेज है।